नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित सीताराम सेक्सरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को परतंत्र भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसी 26 जनवरी को बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया उन्हीं लाखों लोगों में से एक थे जो देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए तत्पर थे। उस समय देश के अंदर चलाए जा रहे आंदोलनों में वे सक्रिय तो थे ही, साथ ही साथ उस दौरान जो भी देखते सुनते उसे अपनी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह पाठ उनकी डायरी का ही एक हिस्सा है जो 26 जनवरी 1931 का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। यहां लेखक सीताराम सेक्सरिया 26 जनवरी 1931 के लिए की गई तैयारियों का वर्णन कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा के लिए याद रखे जाने वाला दिन है। 26 जनवरी 1930 के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सारी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। पिछले साल बंगाल या फिर कलकत्ता की तैयारियां काफ़ी साधारण थी। पूरे देश की तुलना में कलकत्ता में या फिर बंगाल में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहली बार 1930 के 26 जनवरी को, वो काफ़ी साधारण, बड़े सादे समारोह में उसका आयोजन हुआ था। मतलब बिल्कुल सीधे सपाटे तौर पर वो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बंगाल या फिर कलकत्ता के अंदर मनाए गए थे। लेकिन इस साल के आयोजन को विशेष बनाने के लिए, मतलब 1931 के साल को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाने के लिए वहां के निवासी जितना दे सकते थे उतना दिया। सिर्फ उस दिन को मनाने के प्रचार में 2000 रुपये खर्च हुए थे केवल कलकत्ता में, और उस समय 2000 रुपयों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से लोग जाते उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट इसके पहले कभी नहीं हुई। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था, क्योंकि उन्हीं मैदानों और पार्कों में सभाएं या समारोह होना निश्चित था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम के समय सभा होने वाली थी, उस जगह को सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। फिर भी कई जगहों पर देशवासियों के द्वारा सुबह में ही झंडा फहरा दिया गया। सदानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने तो झंडा फहरा दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसी तरह तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह भी झंडा फहराने गए थे, पर वे भीतर नहीं जा सके।
वहां पर काफी मारपीट हुई, कई आदमियों के सर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां शामिल थीं। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी, और उनकी बेटी मदालसा बजाज भी अपने अन्य सहयोगियों के साथ वहां पहुंचती है मारवाड़ी बालिका विद्यालय में। वहां लड़कियों को इस उत्सव का क्या मतलब है, इन लोगों ने समझाया। 2-3 बजे तक कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय 2 मुख्य नेता थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और वे इसके लिए जरूरी सभी प्रबंध पहले ही कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश भी कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध सुबह के समय में था, वैसा दिन के करीब 1 बजे तक नहीं रहा। मतलब कुछ ढीला पड़ गया। पुलिस की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी कम पड़ती नजर आई। इससे लोगों को आशा होने लगी थी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने यहां अपने बर्बर चेहरे को ही प्रदर्शित किया था। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जब से कानून भंग करने का काम शुरू हुआ, तब से इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदानों में कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं की गई थी। और यह सभा तो मानो खुली लड़ाई के जैसी थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा में या धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे, तैयारियों में लगे थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। पहले ही ये सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो आप सरकार के दोषी माने जाएंगे। दूसरी ओर काउंसिल की ओर से नोटिस भी निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी सर्वसाधारण को उस जगह उपस्थित होना चाहिए या सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह का खुला चैलेंज देकर के ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। इसके पहले ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जुलूस लेकर आया। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ की अधिकता होने के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिए। बहुत से लोग घायल हुए। सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां पड़ी। वे हर लाठी के चोट के साथ जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस, जितनी लाठी उनके ऊपर पड़ती थी, हर लाठी के चोट के साथ उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम। पुलिस ये भयानक लाठियां चला रही थी, बहुत लोग इसमें घायल हुए थे। इस घटना में क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। सिर से बहता हुआ खून देख करके आंखें मीच जाती थी। इसी बीच स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। उधर जब पुलिस इधर सुभाष चंद्र बोस को और उनके अनुयायियों को, यानी पुरुषों के जुलूस को रोकने का प्रयास कर रही थी, लाठियां भांज रही थी, उसी समय महिलाओं का एक बड़ा दल वो उस मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाकर झंडा फहरा दी। और इसमें बहुत बड़ी संख्या पहुंची थी और फहरा दी। और उसके बाद सब वहां घोषणा भी पढ़ रही थी। स्त्रियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां पहुंची थी और प्राय सबके हाथ में झंडा था
और जो भी वॉलंटियर वहां गए थे अपने स्थान से लाठियां पड़ने के बाद भी वो हट नहीं रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर उन्हें लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। इसी बीच पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। अब की जो भीड़ थी वो ज्यादा थी और ज्यादा भीड़ होने के कारण ज्यादा आदमी घायल हुए थे, बहुत अधिक लोग घायल हुए थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर स्त्रियों का जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां ही उस वहां बची जो वहीं उस मोड़ पर धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन सभी स्त्रियों को पकड़कर लाल बाजार के जेल में भेज दिया। स्त्रियों का एक जत्था आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया और वे विमल प्रतिभा वहीं उसी मोड़ पर धरने पर बैठ गए। बृजलाल गोयनका जो कई दिनों से इस समारोह की तैयारी में लगे थे, उसकी काम को कर रहे थे, उन्हें एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मदालसा बाजाज जो जानकी देवी और जमनालाल बाजाज की पुत्री थी। मतलब ये कि मदालसा बाजाज की मां जानकी देवी वो भी इस आंदोलन में शिरकत कर रही थी और मदालसा बाजाज के पिता जमनालाल बाजाज जो जानकी देवी के पिता थे और मदालसा बाजाज के जानकी देवी के पति और मदालसा बाजाज के पिता थे, वो भी इस आंदोलन में शरीक थे। मतलब तीनों, जमनालाल बाजाज भी इसमें शामिल थे, जानकी देवी भी इस आंदोलन में शामिल थी और उनकी बेटी थी मदालसा बाजाज, वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मदालसा बाजाज जो जानकी देवी और जमनालाल बाजाज की पुत्री थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बाद में मालूम लोगों को बाद में ये पता चला कि उसको थाने में ले जाकर के बुरी तरीके से पीटा गया था मदालसा बाजाज को। और केवल इसी को नहीं, उसके साथ करीब 105 स्त्रियां और भी गिरफ्तार की गई थी। उन सब के साथ भी इतनी बेरहमी के साथ मारपीट की थी अंग्रेजी पुलिस ने। और बाद में सबको रात के 9 बजे, देर रात 9 बजे उन सबको छोड़ दिया गया। कहते कलकत्ता ही नहीं बल्कि देश में भी इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार करने की कोई घटना कभी नहीं हुई थी। कलकत्ता में तो वही 106 स्त्रियों को एक साथ पकड़ा गया मदरसा बाजाज के सहित। लेकिन कलकत्ता और बंगाल की बात क्या करें, हम पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को इसके पहले कभी गिरफ्तार, किसी भी जुर्म में इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को कभी नहीं किया गया था। लेखक कहते हैं कि इतना सब कुछ इसके पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप भी पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये थे डायरी का एक पन्ना शीर्षक पाठ का विषय वस्तु। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि देश में मनाए गए दूसरे स्वतंत्रता दिवस को लोगों ने किस उत्साह के साथ मनाया और फिरंगी सरकार ने किस प्रकार हिंदुस्तानी पुरुषों के अतिरिक्त महिलाओं के ऊपर जुल्म ढाए थे। यह पाठ हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों की तो याद दिलाता ही दिलाता है, साथ ही साथ यह भी बताता है कि आदमी अगर कृत संकल्पित हो तो संसार में कोई भी काम आदमी के लिए असंभव नहीं है, हर काम को किया जा सकता है। तो आज के पाठ के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।